ओके, सो लेट्स सी कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पर लेक्चर को छोड़ा था और वहीं से आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मैनीफोल्ड्स को, और हमने मैनीफोल्ड की डेफिनेशन लिखने के बाद कहा था कि हम इसको बाकी नेक्स्ट लेक्चर में विद सम एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैनीफोल्ड्स वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जितनी भी जीआर करते हैं वो मैनीफोल्ड्स पे ही करते हैं। सो लेट्स सी के पहले मैनीफोल्ड होती है क्या, और फिर हम इसके ना कुछ देखेंगे। इसके आगे इसको आगे देखते हैं। सो मैनीफोल्ड इज a manifold is a C infinite n dimensional sorry a C infinite n dimensional manifold is a set M, a maximal atlas. मैक्सिमल एटलस क्या होता है? वो एटलस जिसमें हर पॉसिबल कंपैटिबल चार्ट मौजूद हो, दैट कंटेन्स डेफिनेटली देर वहां पर इनफिनिट चार्ट्स ऐसे हो सकते हैं, दैट कंटेन्स एवरी पॉसिबल कंपैटिबल चार्ट। अच्छा, और ये जो कंडीशन यहाँ पर हम इसको डिफाइन और तो ऐसे करते हैं, सी इनफिनिट के एक सी इनफिनिट एन डायमेंशनल मैनीफोल्ड होनी चाहिए। बट आपके पास मैं एक मैनीफोल्ड वन डायमेंशनल भी हो सकती हैं, टू डायमेंशनल भी हो सकती हैं, थ्री डायमेंशनल भी हो सकती हैं, फोर डायमेंशनल भी हो सकती हैं। जैसे जनरल रिलेटिविटी में जो हमारा स्पेस टाइम है ये एक फोर डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। हम इसको कल के लेक्चर में इस स्पेस टाइम मैनीफोल्ड को जरा ज्यादा तसल्ली से देखेंगे, लेकिन बहरहाल इसकी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। और जहां तक से इन्फिनिट डेरिवेटिव का ताल्लुक है वो भी बाज़ औक़ात हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कितने डेरिवेटिव हमारी सरफेस रिक्वायर कर रही है। अभी तक हमने वैसे ऐसा जब भी मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैनीफोल्ड हम फिजिकली मैनीफोल्ड किस चीज को क्या कह रहे हैं, या क्या चीज मैनीफोल्ड हो सकती है, आपके रूम में मौजूद चीजों में से कौन सी चीज मैनीफोल्ड हो सकती है, कौन सी नहीं। अभी हम इन चीजों की तरफ आते हैं। अच्छा, लेकिन बहरहाल तो यहाँ पर सी इनफिनिट की कंडीशन भी बहुत कुछ डिफाइन हम इसको ऐसे करते हैं, लेकिन यूजली हम हमारी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कि हम अब देख लें कि आपको कितने डेरिवेटिव तक चाहिए। आप चाहे C0 आपको चाहिए है, C1 तक चाहिए है, CP तक चाहिए। जो जीरो जीरो फंक्शन होते हैं इसका मतलब है कि so basically they are just constant functions, और ये कंटिन्यूस होते हैं बट नॉट नेसेसरीली डिफरेंशिएबल भी हों। इसी तरीके से C1 फंक्शन है जिनका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जिनका pth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उनको हम CP फंक्शंस कहते हैं। सो P is just a number कि आपको कहाँ तक डेरिवेटिव चाहिए। सो इफ यू वांट 10 derivatives then it will be just C10 function। ये याद है ना ये चीजें? यस सर। दैट्स गुड। यस सर। अच्छा, अब एक सवाल आप लोगों से है कि ये सब करने का मकसद क्या है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, हम आखिर में अचीव क्या करना चाहते हैं, या मतलब इन चीजों का क्या ताल्लुक निकल आया है जनरल रिलेटिविटी के साथ। कोई आप लोगों के ज़हन में कुछ चीज आई हो, आप लोगों ने पढ़ा हो घर में इन चीजों को। सर जियोडेसिक्स का एक तो आपने बताया था कि वो हमने आगे जाके फाइंड करना है। वो तो हम और एक्विनेस सर तक तो कर आइंस्टाइन सकते हैं ना। जियोडेसिक तो और उसका सर फिलहाल नई फोर्स से तो ताल्लुक नहीं है कोई। सर आइंस्टाइन की इक्वेशन डिराइव करने के लिए। हाँ, आइंस्टाइन की कोई ड्राइव करने के लिए। लेकिन वो तो इसका इससे आगे जाके कुछ ना कुछ निकल आएगा, लेकिन फिलहाल इन चीजों को डिफाइन, अच्छा इनको डिफाइन करके हम क्या करेंगे?
हम कैसे पॉइंट्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे। अच्छा देखिए, सबसे हमारा जो मेन टास्क होता है ना किसी भी चीज को करने का, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप आपके आपके एक आपके आप आपको एक फंक्शन दे देता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से x3। आपको मैं कहता हूँ आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, आप करते हैं डी एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, आप मुझे दे देते हैं 3x²। आपने डेरिवेटिव ले लिया। आपने डेरिवेटिव कहाँ लिया, कहाँ पर लिया ये डेरिवेटिव, किस स्पेस में लिया है, स्पेस में सर, कौन सी स्पेस में? यूक्लिडियन स्पेस में। अच्छा, यूक्लिडियन स्पेस कौन सी स्पेस होती है? कैसे लिखूंगा मैं यूक्लिडियन स्पेस को यहाँ पर? ये यूक्लिडियन स्पेस है। अच्छा, ये कितने डायमेंशनल होगी? 3 डायमेंशनल सर। 1 डायमेंशनल, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। ऑल मैं 3 भी लिख सकता हूँ, उसमें y और z 0 हो जाएंगे, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इस फंक्शन के अंदर। बट इट इज ओके बेसिकली जस्ट सर। R1 सरफेस है। सो ये आपने डेरिवेटिव लिया कहाँ पर? ये आपने डेरिवेटिव किसी स्पेस में लिया है। ये स्पेस क्या थी? स्पेस, सो लेट्स से कि ये एक स्पेस है, यहाँ इसके ऊपर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है। उस फंक्शन को आपने 3x² का है, या ये आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आपके पास एक सेट है, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पड़े हुए हैं। सो लेट्स से आप यहाँ से पॉइंट्स उठा रहे हैं, उनको इस रियल लाइन, इसको रियल लाइन कह रहे हैं, इस आर के 1 के ऊपर मैप कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं रियल लाइन बना रहा हूँ तो फिर मुझे ये बनाना चाहिए वैसे, ये यहाँ पर कोई फंक्शन उठा रहे हैं। तो एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब ये बहुत कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। यहाँ पर कोई एक आपके पास ये चीज मौजूद है इसी तरीके से। अभी हम बात नहीं कर रहे कि ओपन सेट है या नहीं है, मैं सिर्फ कुछ, ये सिर्फ रीजन हैं। आपने इसके ऊपर बेसिकली मैपिंग की फाई के थ्रू, और उसको उठा के यहाँ पर ले आए। सो और वो उसके जो भी वैल्यूज आए वो यहाँ पर आपने उसको साइन कर दी। सो बेसिकली फाई इज जस्ट अ मैप, जो क्या कर रहा है, आपको रियल लाइन से उठा के या किसी भी रियल फंक्शन से उठा के रियल लाइन के ऊपर मैप करवा रहा है। तो ये भी मैंने सिर्फ एक रीजन दिखा दिया, असल में आप इसको, ये भी एक, ये सिर्फ एक फंक्शन यहाँ पर पड़ा होगा 3x²। सो आपकी जो भी काम कर रहे हैं, आप किसी ना किसी सरफेस के अंदर कर रहे हैं, किसी ना किसी स्पेस पे, किसी ना किसी सरफेस पे ये काम कर रहे थे, किसी ना किसी स्पेस में ये काम कर रहे हैं। और वहां पर आपकी जो स्पेस थी वो यूक्लिडियन स्पेस है, वहां पर बड़ी सीधी सीधी ग्रिड्स बन जाती हैं। बहुत मतलब हमें पता होता है कि उसके अंदर वेक्टर्स कैसे, आप इन पर वेक्टर्स डिफाइन कर देते हैं, आप इनके ग्रेडियंट्स ले लेते हैं, आप मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये फाई ऑफ एक्स, फाई एक हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है, सॉरी एफ ऑफ एक्स आपने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर दिया है। और लाजमी नहीं कि सिर्फ आर ही हो, आपको ये भी पता है कि R1 क्या होती है, 1 डायमेंशनल, R2 क्या होती है, कोई भी सर्कल ले लें, यूक्लिडियन R3 क्या हो, R3 ले लें, कोई भी 3 डायमेंशनल स्पेस ले लें, एक्स वाई जी, आर थीटा फाई, ये आपके पास R3 है। सो आपको पता है कि इनके ऊपर किस तरीके से कैलकुलस करते हैं। ऑल तो आप उस वक्त वो कैलकुलस करते वक्त इन चीजों को उन चीजों को नहीं पढ़ रहे होते, ऑल तो पढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि हम नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन हमें पता है कि हमें हमें ये बात पता है कि हम ये जितना भी काम कर रहे हैं, जितनी भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो रही है, या ये कैलकुलस हो रही है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, या इवन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी, ये आपके पास ये किसी किसी यूक्लिडियन स्पेस में हो रही है। सो आपको पता है कि यहाँ पर ये सारा कुछ ये कैलकुलस करते कैसे हैं। इज दैट इट? ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास कोई 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 आर्बिट्ररी स्पेस आ जाए, ये तो बड़ी सीधी सीधी फ्लैट स्पेसेस हैं, तो अब हमें नहीं पता कि हम वहां पर कैलकुलस कैसे करेंगे। हमें नहीं पता, मतलब वहां पर वेक्टर, क्या वेक्टर की डेफिनेशन वही होगी जो यहाँ पर है? क्या वहां पर डेरिवेटिव्स ग्रेडियंट्स उसी तरीके से लेंगे जैसे हम या जैसे किसी कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर भी डेरिवेटिव वैसे ही लेंगे? हमें नहीं पता फिलहाल इस बात का। वो जिस तरीके से हम लोग लेते हैं, वो वहां पर हम कुछ और कंडीशंस लगा के ज्यूम कर रहे होते हैं,
मतलब आपके आपके ज़हन में सर्कल से आ रहा होगा कि सर्कल को अगर डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं, हमें पता है 0 to पाई 0 to 2 पाई की लिमिट्स लगा के हम लोग कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाके। बट दैट्स अनदर थिंग। यहाँ पर मुराद ये कि अगर आपकी सरफेस ही ऐसी आ रही हो, सरफेस ही कर्व्ड हो, वहां पर आप डेरिवेटिव्स कैसे रहेंगे, वहां पर आप टेंजेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, वहां पर डिस्टेंस फंक्शन क्या होगा, वो ये नहीं होगा जो जैसे हम यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्योंकि अब ये शेप चेंज हो गई है, अब ये सरफेस तब्दील हो गई है। सो अभी हम देखेंगे कि ये जो ये शेप मैंने बनाई है, बेसिकली दिस इज अ मैनीफोल्ड, या ये जो एक लाइन है दिस इज अ मैनीफोल्ड, ये एक मैनीफोल्ड है। आप कुछ भी बना रहे हैं, ये चीज ये बेसिकली ये बना लें, ये एक मैनीफोल्ड है। तो बहरहाल हमारा मेन एम ये है कि हम कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर कैलकुलस कर सकें, आर्बिट्रेरी स्पेसेस के ऊपर कैलकुलस कर सकें। हमें कोई रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर ना हो कि हमें एक फ्लैट स्पेस ही लेनी है, हमारे पास किसी भी तरह की स्पेस आ जाए हम उसके ऊपर कैलकुलस कर सकें। सो ये हमारा मेन एम है। इसके लिए हम डिफाइन करें मैनीफोल्ड। सो पहले हम एक आर्बिट्रेरी स्पेस को डिफाइन करेंगे, उस स्पेस पे हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि ये हमारी स्पेस ये होनी चाहिए, वरना हम और वो और देन फिर हम ये कह रहे हैं कि अब हम फिर ऐसे तरीके ढूंढेंगे कि कैसे उस स्पेस के ऊपर काम किया जा सके और कैसे उस स्पेस के ऊपर वेक्टर्स डिफाइन करें। हमने अभी तक वन फॉर्म्स पढ़े हैं, वेक्टर्स को देखे थे, ग्रेडियंट फंक्शन देखे थे। अब हम ये सारी चीजें रीडिफाइन करेंगे, लेकिन इस दफा करेंगे मैनीफोल्ड पे। इससे पहले हम लोग ये काम करते आ रहे थे बेसिक इन सम सेंस R4 पे करते आ रहे थे, या जिसको आप 3+1 डायमेंशन कहते हैं, उसको मैं लूजली R4 कह सकता हूँ, although that's not a good way to say। सो बेसिकली अब हम, लेकिन ये भी फ्लैट ही होती है, वहां पर हम इसको भी एज अ फ्लैट, ये भी यहाँ पर हम उसको फ्लैट स्पेस टाइम देते हैं स्पेशल रिलेटिविटी में, लेकिन जनरल रिलेटिविटी में ये फ्लैट नहीं होती। तो हम अब हमें ये नहीं पता कि वहां पर ये काम कैसे किया जाए। so that's the purpose to do all of this stuff, how to able to do calculus on different kinds of spaces, different kind of geometries, different kind of on different kind of sets। क्लियर है कुछ? यस सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो आप लोग फिर पूछ लें। ओके, सो लेट्स से अब एक मिसाल हम और तरह एक और जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉल है, बल्कि आप ये समझें कि मेरे पास एक एक हाँ चलें ये कह लें कि मेरे पास एक बॉल मौजूद है। अब ये बॉल जो है ये फ्लैट नहीं है, ये जो मेरे पास आर एन होती है वो कुछ इस शेप में होती है, ये आर एन है, ये मेरे पास एक फ्लैट स्पेस है। अब ये एक मैंने 2 डायमेंशनल बॉल ले ली है, ये आर एन नहीं है, इसको मैं नाम देता हूँ S2 का। तो ये एक कैटेगरी है स्पेसेस की। एस से आप अज्यूम करें एस फॉर स्फीयर। अच्छा, ये बॉल एक 2 डायमेंशनल स्फीयर है, और अब मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं। आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स ले रहा हूँ तो ये डिस्टेंस जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ सिंपली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि बॉल कर्व्ड है। सो ये डिस्टेंस कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैं दोबारा आपसे यही सवाल करता हूँ कि अब आप ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इस बॉल का, ये चीज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इस स्फीयर के ऊपर कैलकुलेट कैसे करेंगे? या अच्छा, इसके यहाँ पर आपको पता है कैसे करना है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। आपने अगर डी आर एन पे फाइंड करना है तो आप सिंपल ये करेंगे, डिस्टेंस निकल आएगा। और ये लेकिन ये मसला ये कि ये लाइन स्ट्रेट है, इसलिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, हमें पता है कि फ्लैट स्पेसेस के अंदर रिलेशन होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कैसे ये कैलकुलेशन करेंगे? यहाँ तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते वेक्टर्स। तो बेसिकली आपने यहाँ पर एक वेक्टर फंक्शन ले लिया और वो आपने एरोस बता दिए,
यहाँ पर आप इस तरीके से तो डिफाइन नहीं कर सकते। सो हाउ विल यू टेल फाइंड डिस्टेंस ऑन दिस स्पेस? इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? हम आरएन में वैसे ये काम एक और तरह भी कर सकते हैं। हमारे सॉरी एक मिनट, हमारे में ये काम एक और तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स लें, और ये हमने इंक्रीमेंट्स ले लिया डेल्टा एक्स, और देन उन सारे डेल्टा एक्स को ऐड कर लें, जो जिस तरीके से हम यूजली इंटीग्रेट करते होते हैं डिस्टेंस लेने के लिए कैलकुलस में। सो दैट सिंपली डेल्टा एक्स, और यहाँ पर कोई फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी एक्स आई टू एक्स एफ, एंड दिस इज जस्ट योर डिस्टेंस। अच्छा, हाँ, लेकिन हम S2 में ये कैसे करेंगे? आप एज्यूम करेंगे ये जो S2 है ये अर्थ है। जी, सर हम इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कर्व। लेकिन वो तो फिर सिंपली फ्लैट सर्फेसेस बनती जाएंगी। उसमें हमें फिर ये नहीं पता लगेगा कि वाकई ये कर्व्ड है या नहीं है। हमने ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम किस सरफेस पे काम कर रहे हैं। जी सर। मतलब हम अब अगर हम जमीन पर मौजूद हैं और हमें पता है कि जमीन एक कर्व्ड सरफेस है, हम असल में हम उस सरफेस को भी नहीं छोड़ना चाह रहे। हम उसी सरफेस पे रह के उसकी शेप को प्रिजर्व रखते हुए काम करना चाह रहे हैं। इस तरह तो हम कोई भी चीज ले लें, कोई भी शेप ले लें, हम उसको लोकली फ्लैट बना सकते हैं, लेकिन वो फिर हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि इन जनरल तो वो फ्लैट नहीं है शेप। सर फिर लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से, जी, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला से। लेंथ ऑफ आर्क के फार्मूला से? लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या एस होता है? इक्वल टू आर थीटा, एस इज एस इक्वल टू इक्वल आर टू थीटा। आर थीटा। हाँ, यस अब अच्छा ठीक है। जब आप बात करते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, मैं अगर इसके ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूं, इस आर एन के ऊपर, इसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना आएगा? सर 180। 180। इसके ऊपर मैं अगर ड्रॉ करूं, तो ये 180 स्ट्रेट नहीं लाइन ही होगा। नहीं बनेंगे, पहली बात ये। जी तो जब आप स्ट्रेट लाइन ही नहीं बना ही सकते, तो फिर आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? और ये एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा आएगा या कम आएगा? इस केस में ज्यादा आएगा। अगर तो ये एंगल 180 डिग्री आ रहा है इसका, तो फिर क्लियर है कि ये S2 असल में आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा तो देन इट मींस के फिर ये वो फिर आप वो सिंपली वो यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं टू आर थीटा यहाँ पर नहीं लगा सकते। आर एन सर फ्लैट है क्या? आर एन तो फ्लैट होती है, यूक्लिडियन है ना, एन डायमेंशनल जी यूक्लिडियन स्पेस है। एन डायमेंशनल सर, फिर फ्लैट तो ना हुई, नहीं, तो उसकी एन डायमेंशनल है। फ्लैट नहीं, आप क्या ये फ्लैट नहीं है सर थ्री फ्लैट डायमेंशनल? वो भी होती है ना, R2 होगी फिर, नहीं, क्या अगर ये हम थ्री फ्लैट। डायमेंशनल फ्लैट नहीं है? इसमें कहीं पर कर्वेचर तो नहीं ना है? जी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज फ्लैट। ओके सर ठीक है। सो ऐसा हम ये भी नहीं लगा सकते। अच्छा चले, अगर मैं इस तरह की कोई शेप ले लूं, अगर मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ, ये दरमियान में होल है, ये बेसिकली जिस तरह हमारे डिस्क होती है, लेकिन हम इसको टॉरस कहते हैं या डोनट्स कह लें। ये T2 है शेप, इसके ऊपर कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा? सो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है इन दो पॉइंट्स का, ये वाला डिस्टेंस, अब ये सफियर नहीं है, ये शेप भी डिफरेंट है। या अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ये, अब यहाँ तो एंगल के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है। यस सर। अब यहाँ तो ऐसे इक्वल टू आर थीटा नहीं यूज हो सकता।
सो बेसिकली इन चीजों को करने के लिए हमें मैनिफोल्ड्स को डिफाइन करना पड़ता है। और हम देखें, हम देखेंगे कि हम ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। हम अगले ना 1-2 लेक्चर्स तक ये सारी स्कीम डेवलप कर लेंगे, सारी मशीनरी। तो बहरहाल ये जो पूरी फील्ड है ना, ये पूरी फील्ड मैथमेटिक्स की कहलाती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और मैं आप लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा कि इस पे ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो, या मतलब कि वैसे जनरली भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो, पार्टिकल फिजिक्स में या फील्ड थ्योरी में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में, तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री या डिफरेंट ये चीजें ना, इसके ऊपर आप लाजमी कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स करें। अम, ये शायद यूनिवर्सिटी में भी, आपके मैथ डिपार्टमेंट में भी ऑफर होता हो। बहरहाल सो बेसिकली ये सारी चीजें जो स्पेसेस की स्टडी है, ये मैथमेटिक्स की फील्ड है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री उसमें की जाती है। सो ये हम इन ज्योमेट्रिकल चीजों की कैलकुलस करना चाह रहे हैं। सो दैट इन दैट सेंस दिस इज डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अच्छा, और हम ये जितना भी काम करना चाह रहे हैं ना, हम ये सारा काम इन सर्फेसेस पे होते हुए करना चाह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि मैंने अगर इस स्फीयर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले अच्छा किसी रॉकेट में बैठूं, मैं स्पेस में चला जाऊं, और मैं वहां से देख रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि ये लाहौर है और ये न्यूयॉर्क है। सो इस लाहौर से न्यूयॉर्क का फासला कितना है? नहीं, मैं ये सारा काम मैं किसी हायर डायमेंशन में नहीं जाना चाह रहा। मैं सरफेस पे रहते हुए काम करना चाह रहा हूँ। जो सरफेस है वो 2 डायमेंशन है। अगर मैं किसी रॉकेट में बैठ के स्पेस में जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन में चला गया हूँ, किसी हायर ज्योमेट्री में चला गया हूँ, हायर डायमेंशन में चला गया हूँ। हम ये सारा काम सरफेस पे रहते हुए करना चाह रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। हम सरफेस को लीव नहीं करना चाह रहे। सरफेस को छोड़ के तो फिर तो हम वो चेक कर ही लेंगे कि वो कितने उसके अंदर कर्वेचर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, और वो क्या उसके मिसाइल आ रहे हैं। सो अगेन मकसद हमारा यही है कि क्या हम जमीन पर रहते हुए, बगैर किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस में लिए, हम बता सकते हैं कि ये वाकई एक स्फीयर है या नहीं है। मतलब जमीन पे खड़े होकर आप दूर तक देखें, वो तो आपको ऐसे नजर आएगा कि ये तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। आप जमीन के ऊपर आपने घर के अंदर, घर के एक दीवार, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 2 पॉइंट्स लगा दें, वो तो बिल्कुल सीधे पॉइंट्स होंगे। वो फ्लैट तो वो बेसिकली कर्व तो नहीं ना है। यस सर। लेकिन अगर आप वही उसी अर्थ को स्पेस में जाके देखें, तो फिर आपको नजर आता है कि अर्थ फ्लैट तो नहीं है, अर्थ तो कर्व्ड है, स्फीयर है। जी सर। यानी कि अब आपने अर्थ की ज्योमेट्री को फाइंड किया कि ये असल में स्फेरिकल है, लेकिन उसके लिए आपको 2 डायमेंशनल सरफेस से उठ के 3 डायमेंशनल स्पेस में जाना पड़ा। यही हुआ। यस सर। मकसद ये है कि आपने इस सरफेस को लीव नहीं करना, और आपने सरफेस पे रहते हुए बताना है कि ये असल में इसकी इसकी ज्योमेट्री ये है। अगर हमें एक दफा वो पता लग जाए, तो फिर ये सारी चीजें कैलकुलेट भी हो जाएंगी। So differential geometry provides us a way to figure out this thing locally. Again locally, हम इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। अब आपको कुछ कोई आइडिया हो गया कि हम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, या हमारा मकसद क्या था पिछले लेक्चर में सारा कुछ डिफाइन करने का। और जो मैं यहाँ पर बात करूँ ना लोकली, मैंने जिस तरह भी बात किया कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जरिए आप लोकली ये चीज पता कर सकते हैं। इस लोकली का मतलब क्या था? इस लोकली का मतलब है कि आप लोकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं सरफेस पे रहते, वो एक्सपेरिमेंट जो सरफेस पे रहते हुए आप कर सकें, और वो आपको बता दें कि आया आपकी सरफेस फ्लैट है या नहीं है। वो हमारे पास लोकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। मतलब कैसे? क्या आप इसी के ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और चेक करें कि उसके एंगल्स का सम क्या बनता है। अच्छा, और ये तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको लास्ट में मशवरा दूंगा करने का। वो ये कि कोई बैलून लें, बैलून जब उसके अंदर हवा नहीं होती तो बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस बनी होती है, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करें, और देन उस बैलून को उसके अंदर हवा भरना शुरू कर दें। जब अच्छा खासा बड़ा हो जाए, फिर उन लाइंस को देखें, क्या वो लाइंस अब स्ट्रेट रही हैं? नहीं। अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं रही, तो फिर उनके दरमियान एंगल भी 180 डिग्री का नहीं होगा। सो आप वहां पर फिर बता सकते हैं कि आपने सरफेस के ऊपर रहते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया, और और उनके एंगल्स के थ्रू आपको पता लग गया कि भाई ये S2 है या RN है या क्या है। या एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और हो सकता है, वो ये कि
आप इसी तरीके से यहाँ पर हम एक 2 डायमेंशनल स्फीयर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कोई नॉर्थ पोल है, से हम नॉर्थ पोल से स्टार्ट करते हैं, हम 1000 मीटर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ चला गया, 1000 मीटर्स नीचे की तरफ चला गया हूँ, और देन फिर वहां से मैं कहीं राइट की तरफ चला जाता हूँ, और फिर मैं वापस ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। मैं यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ आ जाता हूँ। तो बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं, जिनको आप तूल बल्द और अर्ज बल्द वगैरह भी कहते हैं। अच्छा, अगर आप किसी फ्लैट सरफेस पे हुए तो क्या आप इस ट्रेजेक्टरी के जरिए वापस नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे? यस सर, पहुंच जाएंगे। फ्लैट मतलब 3D। कोई भी फ्लैट सरफेस हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक काम करें, एक और चले ये, अच्छा, उससे थोड़ा सा आपको जरा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा सर था। आप कर्व्ड के जरिए नहीं पहुंचेंगे? आपने यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाना शुरू कर दी है। अगर फ्लैट सरफेस हो तो क्या आप वापस नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे? जी सर, पहुंच जाएंगे। हैं? अपने फ्लैट सरफेस हो तो आप नॉर्थ पोल पे कैसे पहुंचेंगे? सो लेट्स सपोज ये एक सर ये फ्लैट 2D सरफेस है, है, 2D है। ये उसका नॉर्थ पोल है, आप यहाँ से सीधा जाते जा रहे हैं, आप कैसे पहुंचेंगे नॉर्थ पोल पे? सर अगर ये 2D है तो फिर नहीं पहुंच सकते, और अगर 3D है तो पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, वो उसमें देखें, वो उस बात का मतलब ये है कि फिर आपको यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, सर बैक साइड पे मतलब। और डाउनवर्ड साइड पे। लेकिन अब मसला, लेकिन अब देखें उसमें फिर आप ये कर रहे हैं कि अब आपने अब आपने यहाँ पर चेंज तो लिया है ना, आपने सरफेस, आपने यहाँ से आके यहाँ पर टर्न लिया है, फिर अब जी। सीधी लाइन में चलते हुए तो नहीं ना आप पहुंच सकते। नहीं, लेकिन स्ट्रेट अगर आपके जी पास सीधा। एक, सर। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास ये कोई कर्व्ड सरफेस हो और आप सीधी एक लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर दें, कोई बॉल ले लें, बॉल के ऊपर एक लाइन सीधी ड्रॉ करना शुरू करें, क्या उसके जरिए आप वापस नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे? यस सर, पहुंच जाएंगे। सर वो लाइन ही कर्व्ड हो गई अगर बॉल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब फिर ये है कि अब आपको पता लग जाएगा आपकी सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। सो यू आर ऑन अ स्फीयर। अगर आप वापस उसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। जी सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। जी सर। तो बेसिकली ये कुछ लोकल एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें हम नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास लोकल एक्सपेरिमेंट्स हैं। अच्छा, अगर ये, अगर इवन के वो बलून भी आपके पास है, अगर आप बलून के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स लगाना शुरू कर दें, जैसे वो अभी ये एक कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ इतना सा रीजन देखूं, ये आपको क्या लग रहा है, ये फ्लैट है? यस सर, फ्लैट अगर ये होगा, रीजन स्ट्रेट। देखूं, सर वो भी। यानी कि लोकली ये सारे के सारे क्या है, फ्लैट रीजन है, यानी कि लोकली ये फिर क्या है, आर है। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अब मैं मैनिफोल्ड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ इनफॉर्मली। इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन, बट मैनिफोल्ड can be anything, it can be any set, it can be any object that looks like Euclidean space, that locally looks like Euclidean space, उसे हम मैनीफोल्ड का नाम देते हैं। मसलन जैसे अभी हमने ये सफियर की मिसाल ली, उसमें हमने देख लिया कि जितने भी पैचेस हैं, और ये सारे के सारे पैचेस, मतलब ये नहीं कि ये एक आधा पैच इसमें यूक्लिडियन लग रहा है और बाकी ना लग रहे हैं, ये जितने भी पैचेस हैं इस सरफेस के ऊपर, अगर वो सारे के सारे आपको यूक्लिडियन नजर आ रहे हैं लोकली, तो फिर आपकी ये जो सरफेस होगी एक मैनीफोल्ड होगी। ठीक है?
और अब आपको पता है इस बात का कि इन इंडिविजुअल पैचेस के ऊपर कैलकुलस करना तो बहुत आसान काम है। ये वही कैलकुलस है जो आप लोग एफएससी से करते आ रहे हैं। क्योंकि ये अब यूक्लिडियन बन गया आपके पास। मसला कहाँ पर आता है? मसला वहां पर आता है जब आप इन पैचेस को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने इस वेक्टर का इसका एक डिस्टेंस ले लिया, देन अगले पैच का ले लिया, उससे अगले का ले लिया, फिर आप इन सारे पैचेस को ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, या एक पैच से दूसरे पैच के ऊपर जंप करना शुरू करते हैं। सो लेट्स सपोज कि एक आपके पास पैच यहाँ पर ये था, अब यहाँ से इस पैच पे जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मसला आएगा क्योंकि अब ये जो ट्रांजिशन है इसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो रही है नहीं हो रही, क्या इस ट्रांजिशन के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटीज तो नहीं आ रही हैं, या यहाँ पर फिर हमें मसला आता है। तो जिसकी वजह से फिर हमें वो नई मशीनरी डिफाइन करनी पड़ती है कैलकुलस की। वरना तो जहां तक लोकली तो हम सारा कुछ वैसे कर सकते हैं जैसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं, या इवन स्पेशल रिलेटिविटी में भी करते हैं। तो लोकली तो सारा कुछ वैसे ही डिफाइन होगा। सर बट आपने 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 अभी बोला कि हमने इस पे पैचेस नहीं ड्रॉ करने क्योंकि हमने इसके कर्व शेप को हाँ जी, मैं बस प्रिजर्व रखना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप फिर पैचेस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि लोकली ऐसा लगता है, लेकिन देखिए इसमें अभी मसला क्या आ रहा है कि आपने पैचेस ड्रॉ करके काम तो कर लिया, लेकिन जब आप एक पैच से दूसरे पैच पे जाना चाह रहे हैं या उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर तो वापस मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लोकली वो यूक्लिडियन है, ओवरऑल तो यूक्लिडियन नहीं ना है सरफेस। यस सर। तो इसलिए लोकली तो आप ये कर सकते हैं, काम लोकली करने में कोई इशू नहीं है। वो जब हम सर्कल के ऊपर कर रहे होते हैं, या ये वाला जो आप एस इज इक्वल टू आर थीटा की बात करें, वो भी तो आप ऐसे ही करते हैं कि ये जो एंगल है ये बहुत ज्यादा स्मॉल लेते हैं, कि इतना स्मॉल लेते हैं कि ये जो आर का ये असल में स्ट्रेट लाइन के इक्विवेलेंट आए। ऐसे ही आप ड्रॉ करते हैं ना एस इज इक्वल टू आर थीटा को, इसको ड्राइव करते हैं। जी सर। यस सर। तो ये तो आपने फिर बात लोकली की ना, कि लोकली ये जो कर्व है ये इतनी स्मॉल है कि ये फ्लैट सरफेस नजर आ रही है। यस लोकली सर। तो नहीं है। तो हम मैनीफोल्ड को इसलिए मैंने कहा कि मैं इनफॉर्मली इसको ऐसे बात कर रहा हूँ कि ये लोकली यूक्लिडियन स्पेस नजर आती है। कोई भी सरफेस वो मैनीफोल्ड होगी अगर वो लोकली यूक्लिडियन नजर आ रही है। यूक्लिडियन का मतलब है फ्लैट, लेकिन ओवरऑल वो नहीं है। So that's why we are trying to generalize all of the ideas that we have studied in calculus and in special relativity. Got the point? Got the idea? यस सर। यस सर। So, कोई कंफ्यूजन अगर आपको आ रही है तो पूछ लें इसमें। कोई किसी जगह आप लोग कंफ्यूज हैं अभी भी तो। अच्छा, मुझे अब सी इन्फिनिट मैप्स और एटलस को रिकॉल करने की जरूरत तो नहीं ना है कि क्या होते हैं? याद है ना नहीं चार्ट्स सर। और एटलस क्या होते हैं? जी सर याद है। ओके। सो फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आप पता है एटलस वगैरह का आइडिया है सारा कुछ। अच्छा, हम उनको रिकॉल नहीं करते। अच्छा, अब हम कुछ एक पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं मैनीफोल्ड की। एग्जांपल्स क्या होती हैं? ये जो मैंने अभी ये डेफिनेशन लिखी है, लोकली लुक्स लाइक यूक्लिडियन, तो क्या कोई शेप ऐसी भी हो सकती है कि जो फिर मैनीफोल्ड ना हो? इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ऐसे लगता है कि शायद दुनिया की हर चीज ही मैनीफोल्ड है, कि नहीं? सर स्क्वायर में हम्म। सर अपेरेंटली तो यही लगता हाँ, है कि पहले तो लोकली तो हर चीज ही यूक्लिड फ्लैट बन जाएगी। हो गया। आप इंक्रीमेंट्स को बहुत स्मॉल ले लें तो लोकली तो यूक्लिडियन नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, लेकिन हर चीज तो हम देखते हैं कि हर चीज यूक्लिडियन मैनीफोल्ड नहीं होती। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्पेसेस, चीजों से मराते स्पेसेस, बहुत सारी स्पेसेस मैनीफोल्ड होती हैं, लेकिन कुछ स्पेसेस ऐसी भी हैं जो मैनीफोल्ड
नहीं होती हैं। अच्छा, हम ना अभी इस चीज को देखते हैं कि पहले इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती मैनिफोल्ड्स। सो इसमें कुछ तो ट्रिवियल एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल तो ट्रिवियल आ जाएंगे, मतलब कोई भी आप यूक्लिडियन स्पेस ले लें, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, Rn है, कोई भी मतलब कि यूक्लिडियन स्पेस, ये सारी की सारी मैनिफोल्ड्स होंगी। ये लोकली भी यूक्लिडियन है और ये ग्लोबली भी यूक्लिडियन है, तो ये तो ट्रिवियल एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम मिसाल ले लें किसी सर S1 की सरफेस की, S1 सरफेस को हम 2D सर्कल कह सकते हैं। ये लोकली तो यूक्लिडियन है लेकिन ये ग्लोबली यूक्लिडियन नहीं है। अगर आप, तो ये सर्कल है लेकिन ये लोकली आप इसको फ्लैट देख सकते हैं। सो हम जो S1 है, ये लोकली S1 लुक्स लाइक R1। अच्छा, और हम बट globally it is not Euclidean। सर S1 में 1 डायमेंशन है, हाँ जी, वन डायमेंशन, सॉरी, वन डायमेंशनल सर्कल है तो ऐसे कैसे हो सकता है? जी। सर सर्कल तो 2D होना चाहिए। नहीं, सर आप एक वन ऐसी वायर लें जो वन डायमेंशनल हो सिर्फ। लाइन होती है जस्ट। एक वायर लें जो सिर्फ वन डायमेंशनल हो और उसको ज्वाइन कर दें वायर को। तो ये सिर्फ एक वन डायमेंशनल लाइन है, ये एक लाइन है, ये वन डायमेंशनल है ना। यस सर। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों लाइंस के कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया, दैट्स वन डायमेंशनल सर्कल। वो बेसिकली वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि अभी प्लेन में चला गया है और वही सेंस में आप कह रहे हो, वो उसको S2 कह रही हैं। लेकिन इसकी सरफेस क्या है? सरफेस तो अभी भी लाइन है। जी सर। सरफेस तो वही है ना, सरफेस S1 नहीं है। दूसरा जो स्फीयर होता है, स्फीयर की सरफेस S2 होती है, वो एक्चुअली 3 डायमेंशनल है। ये ना, ये मामला ये होता है कि जो आपकी सरफेस होती है वो हमेशा एक डायमेंशन कम होती है। एक्चुअल शेप असल में आपकी जो अर्थ है, अर्थ एक्चुअली 3 डायमेंशनल है, 3D यस है ना। सर। लेकिन आप इसकी सरफेस जी। को क्या लेंगे, 2D लेंगे या 3D लेंगे? 2D। 2D, आपने एक डायमेंशन कम कर दी है। ओके सर। इससे आप ना इस चीज को आप, फिर आप बहुत सारे एग्जांपल्स और भी इस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, अगर ये लोकली R1 की तरह लगती है तो फिर हम यहाँ पर एक मैप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक इन्वर्टिबल मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज इश्यूज आते हैं। सो लेट्स सपोज कि वी कैन कंस्ट्रक्ट इन्वर्टिबल मैप थीटा इसके ऊपर। कोई इसको इसको बेसिकली मैप कह लेंगे, आपको एंगल्स प्रोवाइड कर रहा है। आप इनके बेसिकली इस मैप के जरिए एंगल के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ये चीज। आप इसको R1 कह लें या जो मर्जी कह लें। अच्छा, S1 जो है, हमारी कंडीशंस के मुताबिक इसको एक ओपन सबसेट होना चाहिए M के अंदर, चार्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो थीटा ऑफ S1 भी ओपन होगा R में। याद है चीजें? यस सर। एक तो आप लोग अचानक से खामोश हो जाते हैं, मुझे ना फिक्र पड़ जाती है, पता नहीं आपको भूल गई है या याद है या कुछ समझ आ रही है या नहीं। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि मैं ना इस सरफेस के ऊपर यूएल कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचता हूँ, एंगल कोऑर्डिनेट्स, जो मुझे पता है कि 0 to 2 पाई होते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि, और ये मैप आपके पास इन्वर्टिबल मैप है, ये भी याद रखें, थीटा इज एन
अब वो सारी डेफिनेशंस और पूरा पूरा लेक्चर आपके जहन में होना चाहिए इस वक्त। चले मैं ना यहाँ पर दोबारा से एक S1 ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमने ले लिया ये कोई पॉइंट ले लिया, ये मेरा कह लेंगे नॉर्थ पोल स्टार्टिंग पॉइंट, ये S1 है। हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली यहाँ से मैंने स्टार्ट की, थीटा इज इक्वल टू 0 पे भी है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई पे भी है। या अब मैं इस पूरी सरफेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहा हूँ, पूरी सरफेस के मैप्स। तो बेसिकली मुझे पूरी सरफेस पे अ, इस पूरी सरफेस के का एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक और उसके लिए मुझे फिर एक सेट डिफाइन करना पड़ेगा, सेट के अंदर कोई सबसेट होगा। सो लेट्स सपोज के ये मेरे पास एक सेट था। अब मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स देने, यहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ। सो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना मैंने इस बेसिकली इस सरफेस को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने हैं। अब मसला ये है कि जो 0 वाला पॉइंट है, मैं अपने मैप के अंदर 0 इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? मेरा मैप इन्वर्टिबल मैप है और मैं अपने मैप के अंदर 0 या 2 पाई दोनों में से कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकता। क्योंकि सर उसका इन्वर्स नहीं होगा फिर। इन्वर्स नहीं होगा। और दूसरा, अगर मैं 0 और 2 पाई इंक्लूड कर रहा हूँ दोनों पॉइंट्स, बेसिकली मुझे मैप चाहिए 0 से 2 पाई तक। अगर मैं 0 से 2 पाई ले रहा हूँ तो ये जो इसका मतलब ये है कि ये जो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं जब हम इस तरीके से डोमेन पे सॉरी रेंज पे, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें 0 भी इंक्लूड है, इसमें 2 पाई भी इंक्लूड है। ये क्लोज सेट कौन सा बन गया? क्लोज। ये क्लोज सेट है। और हमारी डेफिनेशन क्या होती है कि हमें यहाँ पर सेट कौन सा चाहिए होता है? ओपन सेट। ओपन सेट चाहिए होता है। सो हमें तो ओपन सेट चाहिए ताकि हम उन्हें ओपन सेट्स पे मैप कर सकें। सो अच्छा ठीक है, मैं 0 2 पाई यानी कि मैं ये वाला सेट चूज नहीं कर सकता। क्या मैं ये वाला सेट चूज कर सकता हूँ? नो सर। नहीं। इसमें कौन सा पॉइंट इंक्लूड हो रहा है? 2 पाई। 2 पाई। क्या मैं ये वाला इंक्लूड कर सकता हूँ? नो सर। नो सर। ये तो सारे के सारे मैं इसलिए नहीं चूज कर रहा क्योंकि ये क्लोज है। क्या मैं ये रख सकता हूँ? अब ये तो ओपन है। नो सर। नो सर। क्यों? ये क्यों नहीं रख सकता? सर इसमें 3 पाई है। हाँ 3 पाई है। तो सर 3 पाई है तो फिर कंप्लीट नहीं होगा सर्कल। 1.5 सर्कल, हाँ कोई मसला नहीं, होगा। ठीक है चले। कंप्लीट नहीं होता मैं एक दो चार्ट बना लूंगा। फिर 3 पाई के साथ एक और मसला है। 3 पाई पे ये इन्वर्टिबल नहीं है। 3 पाई पे ये इन्वर्टिबल नहीं रहता, मल्टी वैल्यूड बन जाता है। बेसिकली पाई पे के ऊपर भी वही वैल्यूज आ रही है, इसका इनवर्स बनाया ना, इनवर्स का इनवर्स मल्टी वैल्यूड हो जाएगा, जो हमने साइन के केस में बात की थी। जी सर। सर इसी तरीके से आप ये भी नहीं कंसीडर कर सकते कि अगर आप जिस तरह आप एमएमपी में कुछ लगाते होते हैं कि बहुत स्मॉल, आप 2 पाई एप्सिलॉन इसके अंदर कोई स्मॉल सा इंटरवल ऐड कर लें, आप ये काम भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अगेन ये यहाँ पर भी अब इन्वर्टिबल नहीं रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे होंगे जिन पे इसमें अनडिफाइंड हो जाएगा इसका इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ फिर कि आप एक सिंगल चार्ट के जरिए पूरी सरफेस को कवर नहीं कर सकते। आप एक सिंगल चार्ट के जरिए सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सकते।
समझ में आई बात? सर अगर हम 0 से 2 पाई का ओपन सेट लें फिर तो कर सकते हैं। लेकिन फिर आप जीरो बेसिकली, लेकिन सर्कल में तो 0 2 पाई भी इंक्लूड होते हैं। हाँ होते हैं। हाँ तो वो फिर वो 2 पॉइंट तो रह जाएंगे। सर फिर अब क्या करें? फिर काम ये इसका मतलब फिर ये हुआ, अभी तक हमने फिर इस बात से ये नतीजा निकाला है कि आप एक सिंगल चार्ट के जरिए पूरी सरफेस को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप पूरी सरफेस को कवर नहीं कर सकते। मतलब सिंगल सेट सर ऑफ फिर हमें कोऑर्डिनेट्स और के जरिए आप चार्ट्स पूरी ढूंढने सरफेस। पड़ेंगे। हाँ, और चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। वो जो मैं बात नहीं कर रहा था कि मैक्सिमल एटलस के जी बड़े के सर। ज्यादा चार्ट्स होते हैं, वो स्मूथली स्यून टुगेदर होते हैं और ये वो चीजें। तो हमें कम यस से कम सर। 2 चार्ट्स चाहिए यहाँ पर, कम से कम भी, ज्यादा तो हम जितने मर्जी फाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम यहाँ पर 2 चार्ट चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो 2 चार्ट्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि 0 और 2 पाई भी इंक्लूड कर लें हम लोग। सो लेट्स सी। अच्छा, सो वी नीड एटलीस्ट 2 चार्ट्स। to cover S1. So सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेट है S1। मैं उसको ग्रीन कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पर कहीं ना कह लें कि यहाँ ये एक मैंने पॉइंट चूज कर लिया है, इसको मैं नॉर्थ पोल कह लें या जो मर्जी कह लें। मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है कि जैसे मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ तो मत मेरा ना इनवर्स कैलकुलेट नहीं होता या कुछ, तो ये पॉइंट प्रॉब्लम्स करता है, किसी भी तरह की कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस पॉइंट के अलावा बाकी सारे चार्ट को कवर कर रहा हो। अच्छा, इसको थोड़ा सा मुझे जरा अलग से कर देते हैं। सो लेट्स सपोज कि मैंने एक रेड कलर में एक चार्ट ये ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक ऐसा एक चार्ट बना रहा हूँ जो इस पॉइंट के अलावा बाकी सारे सरफेस को कवर कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जाके मैंने इसको छोड़ दिया। मैं इसका नाम दे देता हूँ थीटा। आप इसको थीटा 1 कह रहे हैं। ये चार्ट है, क्यों ये चार्ट है? क्योंकि ये एक ओपन सेट है और इसमें ये ओपन सेट है, क्लोज नहीं है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है जो चार्ट में होनी चाहिए। लेकिन ये पूरी सरफेस को कवर नहीं कर रहा क्योंकि इस पॉइंट, ये इसको इसको कोई नाम दे लें। सो लेट्स से कि ये पॉइंट पी है या एन है, आइए इस पॉइंट एन को कवर नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट एन को कवर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक और चार्ट बना देते हैं। मैं वो चार्ट यहाँ पर ब्लू में बना देता हूँ। अच्छा, ब्लू जो है वो डेफिनेटली रेड चार्ट के, इसको मैं थीटा 2 कह देता हूँ। जो थीटा 2 है वो थीटा 1 के साथ ओवरलैप तो कर रहे हैं, लेकिन वो साथ में इस पॉइंट को भी कवर कर रहा है। ठीक है, ये बात यस समझ में आ सर। रही है? यानी कि ये प्रॉब्लमेटिक यस पॉइंट को सर। कवर कर रहा है, या फिर S1 के मिसिंग पार्ट। अब इसमें एक बड़ी ना एक अब एक चीज है, वो ये कि हमें बहुत केयरफुली इनके ओवरलैपिंग रीजन्स को देखना पड़ेगा, थीटा 1 और थीटा 2 के। क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन क्या, हमारी हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो ओवरलैपिंग रीजन होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, ये ट्रांजिशन कैसी होनी चाहिए। मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, स्मूथ। स्मूथ होना चाहिए। क्योंकि इस जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थीटा 1 से आ रहे हैं और जो थीटा 2 से आ रहे हैं वो दोनों सेम होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। सो ये जो ट्रांजिशन होनी चाहिए, ये ओवरलैपिंग रीजन के जो मैप्स होने चाहिए थीटा 1 और थीटा 2 के, ये स्मूथ होने चाहिए। और हम स्मूथ मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
हमें यस करने सर। आती है ना, हमने देखा था कैसे करते हैं। ये देखें, हमने लेक्चर नंबर, यहाँ पर ये स्मूथ मैपिंग हो रही है, यस सर। हमें पता है ये चीजें कैसे करते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो इसका मतलब है कि ये स्फीयर पर एक्चुअली एक मैनीफोल्ड है। क्या आप इसको चार्ट्स के जरिए इसको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? मतलब एक सिंगल चार्ट में इशू आ रहा था ना, तो सिंगल चार्ट में ये वाला जी पॉइंट सर। प्रॉब्लमेटिक था, तो आपने चार्ट एक और बना लें जो जिसमें वो पॉइंट बिल्कुल बाउंड्री पे ना आता हो, दरमियान में कहीं पर आ रहा हो और बाकी वो ओवरलैपिंग कर रहा हो। तो बेसिकली हम इस तरीके से उस पॉइंट को कवर कर सकते हैं। और अगर वो ओवरलैपिंग रीजन के दरमियान ट्रांजिशन स्मूथ हो रही है तो देन दैट्स परफेक्टली फाइन। सो हम इस यहाँ से फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्फीयर था ये एक्चुअली एक मैनीफोल्ड है। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई देख ले कोई चीज हम कंफ्यूज कर रही है, थोड़ी सी हैं चीजें ऐसी, इसलिए कोई भी मुश्किल है तो बता दें। इसी तरह एक और मिसाल है स्फीयर इन 2D। सो अगेन इस पे भी कोई सिंगल चार्ट कवर नहीं कर सकता, आपको एक से ज्यादा चार्ट चाहिए होंगे। और ये जो S2 है ये बेसिकली GR में और यूईली हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा स्टडी होने वाली स्पेसेस में से एक स्पेस है S2। और हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम या तो 4D को लेते हैं या फिर यूईल जनरल एज एन एग्जांपल S2 पे ही सारे काम कर रहे होते हैं। S2 को अंडरस्टैंड करना थोड़ा रिलेटिवली ज़रा आसान है, और एक बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। यहाँ तक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं? ओके एक मिनट। ओके, अच्छा अब हम इसी स्फीयर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और अब हमारा प्रॉब्लम ये है, इसको प्रॉब्लम कहें, इसको हमारा टास्क कहें, वो ये कि हमने इस स्फीयर के ऊपर चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। एक 2D स्फीयर लेना है और उस स्फीयर पे चार्ट्स को कंसीडर करना है। लेकिन प्रॉब्लम्स हमारे पास वही हैं कि हमने स्फीयर को छोड़ना नहीं है, स्फीयर से बाहर नहीं निकलना, किसी हाई डायमेंशन में नहीं जाना, स्फीयर की रहना है, स्फीयर पे रहना है और इंट्रिंसिकली ये काम करना है। लेकिन ये काम होगा कैसे? इस काम के लिए एक तरीका हमारे पास मौजूद है और तरीके को हम लोग नाम देते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के जरिए ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होती क्या है और ये कैसे करते हैं? उससे पहले हम लोग हम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या थी वो भी लिख लेते हैं। We want to construct charts on sphere S2. Solution: one way to do it is to use stereographic projection.
अच्छा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि कोई स्फीयर लेते हैं और उसको किसी प्लेन पे प्रोजेक्ट करवा देते हैं। प्रोजेक्ट द स्फीयर ऑन टू अ प्लेन। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि सो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्लेन आ रहा है। सो लेट्स सी z इज इक्वल टू -1 प्लेन है, कोई भी ले सकते हैं एक्स वाई में। और यहाँ पर हमारे पास एक ये सर्कल, ये हमारे पास एक आ गया है, 2D स्फीयर आ गया। ठीक है, इसको आप S2 कह रहे हैं। अच्छा, उससे पहले आप, ये प्रोजेक्शन होती है क्या, उससे पहले आप स्फीयर की इक्वेशन को लिखवा सकते हैं किसी यूनिट स्फीयर की जो उस ओरिजिन पे सेंटर्ड हो। वो इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और अगर वो सेंटर्ड पे ओरिजिन है तो हम उसको 1 ले लेते हैं। सो लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस। ये आपके पास स्फीयर की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ, यही होती है, कुछ याद है? यस सर, यही है। ठीक है, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं? सर 3। 3। यानी कि आप इस स्फीयर की सरफेस को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स यूज कर रहे हैं? 3 सर। सर लेकिन स्फीयर की यानी कि ये 3 डायमेंशनल है, 3 कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब है ना। लेकिन जी सर। सरफेस तो 2 डायमेंशनल नहीं होती। सर इसका रेडियस 1 है। हाँ 1 है, हमने 1 लिया है, कोई भी ले सकते हैं वैसे सर तो इसमें आप। सर इसमें z इक्वल्स टू -1, ये क्या है? ये एक प्लेन है, इसे बेसिकली ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक तरीका है कि मैं एक स्फीयर लेता हूँ, इस जी का फिलहाल इससे कोई ताल्लुक ना समझें, ये वो वाला जी मैंने नहीं ड्रॉ किया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्लेन लिया है और उस प्लेन के ऊपर ये कह लें कि एक बॉल ली है, और उस बॉल को मैंने किसी शीट ऑफ पेपर के ऊपर रख दिया है। ठीक, ओके सर तो जी। ये तरीका है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि इसमें 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, लेकिन स्फीयर की सरफेस तो 2 डायमेंशनल होती है। तो एक 2D यानी कि स्फीयर की सरफेस को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? सर 2 चाहिए। 2 चाहिए, ठीक हो गया। तो फिर अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इक्वेशन नंबर 1, आप इक्वेशन नंबर 1 के जरिए भी स्फीयर के हर स्फीयर के सरफेस के हर पॉइंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन वहां पर 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि स्फीयर के सरफेस पे 2 होते हैं। सर हम उस इक्वेशन की एक कोऑर्डिनेट को 0 ले लेंगे। नहीं ले सकते ना ऐसे, अगर 0 ही लेना था तो फिर इक्वेशन में लिखा ही क्यों हमने? अगर मैं 0 ले लूं, चले मान लेते हैं आपकी बात, अगर मैं 0 ले लूं और मैं ये लिख दूं, सर फिर मान, वो रेडियस के इक्वल नहीं हो सकता। नहीं चले मान लेते हैं, हो जाता है, फिर भी मान लेते हैं, लेकिन ये इक्वेशन किस चीज की है अब? सर्कल, हाइपरबोला की। सर्कल, हाइपरबोला की सर। ये सर्कल की इक्वेशन है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई यस स्क्वायर इज इक्वल सर, टू आर स्क्वायर। मैंने कर लिया और सर। अगर ये आर में 1 ले लूं, फिर ये स्फीयर तो रहा ही नहीं अब। समझ में आई कि हम जी को क्यों नहीं 0 कर रहा हूँ? जी सर। अच्छा तो सर बट ये सेम प्रॉब्लम्स सर्कल में भी तो होगा कि उसका सरफेस 1D होना चाहिए, चाहिए और उसकी इक्वेशन में 2 कोऑर्डिनेट्स हैं।
हाँ, इसका मतलब ये है कि हम फिर क्या कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। उसका मतलब ये है कि हम उस सर्कल को स्पेस में जाके देख रहे हैं किसी हायर डायमेंशन में, जो मैंने शुरू में बात की थी। यहाँ उस सर्कल को हम स्पेस में जाके देखते हैं ना, इसलिए हमें वो सर्कल 2 डायमेंशनल नजर आता है, लेकिन उसकी सरफेस तो 1 डायमेंशनल है। यस सर। यहाँ पर भी हम असल में उस स्फीयर को स्पेस में जाके देख रहे हैं। ये आउटसाइड व्यू है, जो एक तरह से आप बाहर से देख रहे हैं उसको। लेकिन जब आप उसकी सरफेस पे होते हैं तो वो सरफेस आपको 2D ही नजर आती है, जैसे आपकी अर्थ है। क्लियर? यस सर। सो ठीक है, हम कर सकते थे, ठीक है, हम कहते हैं कि चले ठीक है, हमें अगर हमने 3 टाइम कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इस केस में तो बहुत इजीली कर सकते हैं। आप किसी रॉकेट में बैठे या किसी एलिवेटर में जाएं, बहुत बड़ी छत पे, बिल्डिंग की छत पे चले जाए, और वहां से आप देख रहे हैं कि भाई आपको नजर आ जाएगा 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, वैल्यू इंसर्ट करें, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मतलब यहाँ तो हमें 2D से 3D में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास ऐसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जा सकते हैं इजीली, जा सकते हैं ना। जी सर, हाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मतलब आप किसी हाई डायमेंशन में जा सकते हैं इजीली इस केस में, लेकिन हर केस के अंदर आप किसी हायर डायमेंशन में जाना मुमकिन नहीं होता। सो लेट्स सपोज ये 4D अगर स्फीयर होता तो आप 5D में कैसे जाते हैं, या अगर ये 3D स्फीयर होता तो आप 4D में कैसे जाते हैं। हर जगह पर ऐसे जाना मुमकिन नहीं होता कि हम आसानी से उठ के किसी हाई डायमेंशन में चले जाएं, एक हाई डायमेंशन में ऊपर चले जाएं। ये तो हम 3D में इसलिए आसानी से जा सकते हैं क्योंकि हम खुद 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, और 4 डायमेंशन टाइम की आ जाती है। लेकिन इसीलिए हमारा मेन मकसद ये होता है, जो मैंने शुरू में बात की थी, कि हम सरफेस को नहीं छोड़ना चाहते। हम जितनी भी कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं वो सरफेस पे रहते हुए करना चाह रहे हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में हाई डायमेंशन में जाना मुमकिन नहीं होता। 1 में से आप 2 में चले गए, 2 से चले 3 में चले गए, 3 से मान ले के फोर्थ टाइम की बना के आप फोर्थ में उसमें भी चले गए, आगे क्या करेंगे। हाँ, तो इसलिए हम इंट्रिंसिकली सारा कुछ करना चाह रहे होते हैं। हम बगैर हम बगैर किसी एक्सटर्नल स्पेसेस में हाई डायमेंशन में जाए बगैर इनको देख रहे होते हैं। और ये काम करने का एक तरीका आपको स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये मोटिवेशन कुछ आ गई है कि हम ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन क्यों कर रहे थे, और ये प्रॉब्लम किस लिए इंपॉर्टेंट है चार्ट्स बनाना स्फीयर पे। जी सर क्योंकि हम सरफेस पे रह के फाइंड करना चाहते हैं। हाँ जी, और हम क्यों नहीं, हम क्यों सरफेस पे रह के फाइंड करना चाहते हैं, हम क्यों फाइंड करना चाहते हैं सरफेस पे रह के। सर ताकि सर ये जो डायमेंशन है कोऑर्डिनेट्स है, सर इसमें हमें इशू ना आए कि हम अगर 3 में हैं तो 2 में जाना पड़ेगा, इस वजह से। है 3 में है तो 2 में जाना पड़ेगा। सर अगर हम 3 कोऑर्डिनेट्स में काम करना चाहते हैं तो सर हम सरफेस पे रह के करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम सरफेस से बाहर जाएंगे तो इजीली सर 3 डायमेंशन में हम कर सकते हैं इनको कैलकुलेट, लेकिन सर हम सरफेस पे रह के करना चाहते हैं। हाँ, तो अगर हम इजीली 3 में जाके कर सकते हैं तो फिर सरफेस पे क्यों रहना चाहते हैं। सर 3 में तो हम सरफेस से बाहर जाके इजीली कर सकते हैं ना। हाँ, तो बाहर क्यों जाना चाहिए, तो बाहर क्यों नहीं बाहर निकलना चाह रहे। सर क्योंकि हमें काम ही सरफेस पे रह के करना है। क्यों करना है, यही तो क्वेश्चन है, क्यों करना है। जब आप कर सकते हैं बाहर जाके तो क्यों सरफेस पे रह के करना है। सर वो हमने लेक्चर के स्टार्ट में हमें एक बताया था कि हम सरफेस पे उसको रह के छोड़ें, ही कैलकुलेट उसको करेंगे। छोड़ें, मैंने क्या कहा था बस ये सोचें कि वजह क्या है। हो सकता है कि मैंने जो कहा हो वो गलत कहा हो, ऐन मुमकिन है, साइंस है, मैं गलत भी कह सकता हूँ, गलती हो जाती है। आप बताएं कि कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आप क्या समझ में आ रहा है ऐसा।
या आपने अब तक जितना भी हमने पढ़ा उससे क्या इन्फर किया है कि क्यों करना चाह रहे हैं सब, विदाउट कोटिंग लेक्चर? ये जो हमने लेक्चर में बात की थी वो सेंस बना रही है कुछ ना कुछ? सर क्योंकि हम हायर डायमेंशन अचीव नहीं कर सकते 5D या 4D या 6D। हाँ, हमारे डायमेंशंस को, हाँ बिल्कुल वही बात आप ये अभी जो आई डोंट नो कि पहले कौन सी बोल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक बात कर रही थी कि मसला तो यही है कि हम हाई डायमेंशन में जा नहीं सकते। हमें एक खास लिमिट तक जा सकते हैं लेकिन हर केस में हाई डायमेंशन में जाना मुमकिन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम वेज टू get out of the situation or to figure out the problem, to construct charts and then map them onto some surfaces, which help us to make them look like Euclidean in some local region, without going into external spaces. And stereographic projection is one of the way to construct such a map that takes us from this 3D space to a point on the sphere. So basically stereographic projection आपको 3D से 2D में लेके जा रही है। अब हम फिर अब ये देखते हैं कि ये कर कैसे रहे हैं ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसके लिए हमने एक स्फीयर लिया जो कि जिसकी सरफेस 2D है लेकिन असल में वो 3D है। उसे हमने प्रोजेक्ट करवा लिया किसी प्लेन पे। इस प्लेन को मैंने z=1 का नाम दे दिया। ये बेसिकली मैं अगर अब किसी को कोई इसमें ना कोई कंफ्यूजन हो रही तो मैं दोबारा से एक दफा बता देता हूँ। सो लेट्स सपोज कि ये x है, ये y है, ये z है। सॉरी, मैंने नेमिंग जिस तरीके से की मैं उसी तरीके से करता हूँ। सो ये x है, ये y है, ये z है। सो ये जो लाइन आ रही है ये बेसिकली z=0 वाली है। ये जो लाइन आ रही है ये z=-1 वाली है। ये जो लाइन है ये z=+1 वाली है। इसी तरह ये z=-2 और ये देन सो ऑन चलता रहेगा। सो मैं स्पेसिफिकली ये वाला प्लेन ले रहा हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, डजंट मैटर, मैं वैसे ये वाला प्लेन चूज कर रहा हूँ। so this is meant by this plane z=-1। अच्छा, बहरहाल हमने यहाँ पर ये प्लेन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करवा दिया और सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट को नॉर्थ पोल कह देते हैं हम लोग, और इस नॉर्थ पोल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, 1, इसमें x और y 0 है और ये इसके हमने कोऑर्डिनेट्स कह दिया कि स्फीयर के ऊपर नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें नॉर्थ पोल से प्लेन के ऊपर, ये आगे लाइन। अब ये लाइन यहाँ पर जाके जहां मिलेगी प्लेन के ऊपर, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, जिसमें से लाइन गुजर रही होगी। ये बात समझ में आई? Whatever point at which this line hits the plane, these will be the coordinates that we are assigning to that particular point on the sphere. So the points of this plane will be the coordinates of this particular point on the sphere, because this line is intersecting this point on the surface of the sphere and is hitting this region or this point on the plane. So both of these are same. ये बात समझ में आई है? सर जहाँ पे लाइन सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट और सरफेस वाला पॉइंट, इनके कोऑर्डिनेट सेम होंगे? सेम होंगे। ओके सर। इसी तरह आप यहाँ पर और लाइंस ड्रॉ कर लें। यहाँ पर ये आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर ये ड्रॉ कर लें, ये ड्रॉ कर लें, जो मर्जी ड्रॉ करते रहें। इस तरीके से आप सारे पॉइंट्स को तो बना सकते हैं लेकिन अभी भी एक पॉइंट रह जाएगा। इस तरीके से आप इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स को मैप कर सकते हैं लेकिन एक पॉइंट को नहीं मैप कर सकते हैं। वो कौन सा है? सर नॉर्थ पोल वाला। नॉर्थ पोल वाला, एग्जैक्टली एक्सीलेंट, नॉर्थ पोल वाला।
सो नॉर्थ पोल के लिए तो डेफिनेटली जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये जाएगी, लेकिन ये तो कभी भी इस प्लेन को टच ही नहीं करेगी, तो प्लेन के पैरेलल चलती जाएगी। सो दैट्स वाई आप इस पॉइंट को साइन नहीं कर सकते। अच्छा, मैं यहाँ पर वैसे एज अ साइड नोट, आप ये जो चूंकि ये 2 डायमेंशनल था तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वाई और z इज इक्वल टू -1। सो जो इसके एक्स वाई हैं वही इसके एक्स वाई हैं। सो इस तरीके से हम ये कोऑर्डिनेट्स असाइन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, और ये जो मैपिंग हो रही है, अब बेसिकली यहाँ से आर पे जा रहे हैं मैप करने। हाँ, ये जो मैपिंग हो रही है, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, ये 1-to-1 मैप है। 1-to-1 होने का मतलब है कि ये हर पॉइंट को कुछ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स असाइन करेगा। स्फीयर पे कोई भी दो, स्फीयर की सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे जिनके कोऑर्डिनेट सेम हो, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज 1-to-1 मैप। क्लियर? जी सर। ठीक है। अब आपका, अब ये अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ये, अब ये बेसिकली मैप है, इसको मैं 5-1 कह देता हूँ। ये 3 पॉइंट्स लेता था 3D में, और आपको एक्स वाई जी ले रहा है, और आपको यहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स दे रहा है। मैं उन 2 पॉइंट्स को कह देता हूँ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। सो ये चीज क्या है, इस बेसिकली दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्फीयर अंडर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। और ये जो मैपिंग है, असल में ये मैप, ये मैप कर क्या रहा था, ये मैप आपके स्फीयर को उठा रहा है, वो स्फीयर जिसमें नॉर्थ पोल पॉइंट शामिल नहीं है। और इसको कहाँ पर मैप कर रहा है, किस में जाके कर रहा है? R1 में, 2 में, 3 में, किस में कर रहा है मैप? 2 में सर। 2 में कर रहा है। अच्छा, ये डायमेंशनलिटी अब क्लियर हो रही है। डायमेंशनलिटी ध्यान रखना है कि डायमेंशनलिटी सेम रहती है। हम 2D से 2D में ही जा रहे हैं। हम डायमेंशन, अगर ये 2D से 2-3 में जाएंगे या 3 में जाएंगे तो वो फिर वो मैप नहीं होगा, वो फिर मैनीफोल्ड भी नहीं होगी। अच्छा, बहरहाल, अब आप इन कैपिटल एक्स और इन स्मॉल एक्स के दरमियान, स्मॉल एक्स वाई जी के दरमियान इक्वेशंस या रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम मैं होमवर्क में ऐड करूंगा। सो आप जहाँ पे आप इनको सॉल्व करेंगे इनकी इक्वेशन को, तो इसका रिलेशन आएगा। ये बहुत आसान है, ये सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने एफएससी में पढ़ी तो उनके जरिए सॉल्व हो जाएगा। सो ये बेसिकली आप इनको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कहते हैं, और ये आपने बस ये इक्वेशन ऑफ लाइंस को सॉल्व करना है, तो आपके पास ना इनके दरमियान ये रिलेशन निकल आएगा। सो ये कोऑर्डिनेट्स है स्फीयर के। आप यहाँ पर एक्स और जी की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते रहे, एक्स वाई और जी की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? जी सर। आपने एक मैप के जरिए सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन अभी भी एक रह गया। अब नॉर्थ पोल वाला। अच्छा, अब नॉर्थ पोल को कवर करने के लिए हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर वन लिखना था। नॉर्थ पोल को कवर करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक इस स्फीयर को दोबारा किसी के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। सो लेट्स सी के वो मैं ये बना लेता हूँ। ये मैंने प्लेन ले लिया z इज इक्वल टू +1 का, और मैंने अब ये स्फीयर को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अगेन ये S2 है। अगर मैं अब इस, ये बेसिकली मेरा नॉर्थ पोल था, जो ये यहाँ पर, सॉरी, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल था जो पहले कवर नहीं हुआ था। इसको कवर करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, साउथ पोल से। ये क्या करेगा, इस पे भी इसी तरीके से आप प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें। और इसकी इक्वेशंस वो सारा कुछ करते रहें, जो ये इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई +1, और वो कॉरस्पॉन्डिंग वही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी, मुझे यहाँ पर इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैंने क्यों लिखा है, सॉरी, ये तो वही सेम कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा,
और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर ये आपके पास इसमें नॉर्थ पोल भी कवर हो जाएगा। सॉरी, ये नॉर्थ पोल कवर हो जाएगा यहाँ पर अब। जी सर। अच्छा, और यहाँ पर लेकिन अब साउथ पोल कवर नहीं हुआ। देखें इस मैप के अंदर मसला ये था कि इसमें साउथ पोल कवर नहीं हुआ, लेकिन हमें इशू इसलिए नहीं क्योंकि हम ये साउथ पोल यहाँ पर कवर कर चुके हैं। कर चुके हैं सर, z इज इक्वल टू -1 के लिए। हाँ जी। तो इसी, अच्छा तो ये जो मैपिंग हो रही है इसकी मैपिंग भी 1 to 1 होगी डेफिनेटली। और इसमें इसकी जो इसको मैं phi 2 कह देता हूँ। इसमें भी आप S2 को मैप कर रहे हैं R2 पे, लेकिन इसमें पॉइंट S शामिल नहीं है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जी वो भी सर। निकाल सकते हैं, XY Z। और इसमें इसके स्टीरियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स को मैं x टिल्डे और y टिल्डे कह रहा हूँ डिफरेंट करने के लिए। ये इक्वेशंस भी निकाली जा सकती हैं। सो दिस इज 2x ओवर 1 प्लस z, 2y ओवर 1 प्लस z। सो ये दोनों जो मैप्स हैं phi 1 और phi 2 ये पूरी S2 को कवर कर रहे हैं। फिर अब जी सर, अब करें। अब हमें अब बस यहाँ पर मेक श्योर ये करना है कि जो हमने मैप्स बनाए हैं ये वाकई इन्वर्टिबल हैं। अब हमें दो चीजें मेक श्योर करनी होती हैं जब हम इस तरह के चार्ट्स बना लेते हैं, मैप्स का बना लेते हैं, फिर हमें दो चीजें मेक श्योर करनी होती हैं। वो ये कि मैप्स आर इन्वर्टिबल, क्या कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं आ रहा जिसमें ये अनडिफाइंड हो रहे हैं, वो हमें देखना होता है। अगर वो हो रहा है तो फिर हमें कुछ वहां पर करना पड़ेगा, रीजन वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा उस इशू को। दूसरी चीज हमें ये देखनी होगी कि जो ओवरलैपिंग रीजन आ रहे हैं, और ये इस केस के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि सिवाय इन दोनों पॉइंट्स एन और एस के बाकी स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स है वो दोनों मैप्स के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा ओवरलैपिंग रीजन है। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आई ना बात ये वाली? यस सर। तो ये बहुत बड़ा ओवरलैपिंग रीजन है, ये कोई छोटा रीजन नहीं है। सिर्फ दो पॉइंट्स के अलावा पूरा स्फीयर ओवरलैप कर रहे हैं, उसके जितने भी चार्ज उसके दोनों चार्ज आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत जरूरी है इस बात को मेक श्योर करना कि जो ओवरलैपिंग रीजन है इसकी जो कंपोजिशन है वो स्मूथ हो। जी सर। अगर इसकी कंपोजिशन स्मूथ नहीं होगी तो फिर इसका मतलब होगा कि ये एटलस नहीं है। अगर ये एटलस नहीं है तो फिर हम इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन नहीं कर सकते। मैं एक दफा आप लोगों को दिखा देता हूँ। स्मूथ कंपोजिशन से मुराद ये चीज है, ये जो कंपोजिशन है फाई अल्फा कंपोजिशन विद फाई बीटा इनवर्स, ये स्मूथ कंपोजिशन है। इस बेसिकली एक चार्ट से दूसरे चार्ट में इस कंपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, सो एक दफा आप ये सारा कुछ कर लें, आपको पता लग जाए कि भाई ये इन्वर्टिबल भी हैं चार्ट्स, सॉरी मैप्स जो हैं, और ये कंपोजिशन भी स्मूथ है, तो फिर आपके पास एक ऐसा सूटेबल एटलस आ जाता है जिसे आप उठा कर स्फीयर पे रख सकें। और जब आपने एक दफा स्फीयर के ऊपर एटलस रख दिया, इसका मतलब है कि आपने स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए, और अब आप कह सकते हैं कि दिस स्फीयर इज ए मैनीफोल्ड। क्लियर? ओके सर। समझ में आई कोई बात? मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी सी जी मुश्किल है सर। लेकिन इतनी भी ज्यादा इतनी नहीं सर है। ओवरलैपिंग वो मुश्किल लग रही है क्योंकि उसमें काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, ये कैलकुलेशंस करना ये अभी हम देखेंगे कुछ कल के क्लास में भी कुछ चीजें, और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। ये अब ना मैथमेटिक्स थोड़ी सी लेंथी होती जाएंगी, और ये तो खैर बहुत ये तो खैर ये जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह कैलकुलेट करने की तो बहुत ट्रिवियल छोटा सा काम है, ये तो आप इजीली होमवर्क में भी कर लेंगे। बट हम वक्त देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर्स में, जब हम वेक्टर्स डिफाइन करेंगे, ग्रेडियंट्स डिफाइन करेंगे, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती जाएंगी हमारी, और वो बार हम देखेंगे अगले क्लासेस में। फिलहाल मैं आप लोगों को अभी डराना नहीं चाहता वो उस कैलकुलेशन से। बहरहाल हम ओके लाजमी नहीं कि सर। हमने जी का ही प्लेन लेना है, हम कोई भी प्लेन ले सकते हैं। सो लेट्स सी के मैं अब यहाँ पर ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, और यहाँ पर सो ये मैंने वही स्फीयर ले लेते हैं। अच्छा, सो ये मैंने प्लेन ले लिया y इज इक्वल टू -1 पे, और ये मेरा S2 है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सो ये मेरे पास ये ईस्ट वाले रीजन से,
और इसी तरीके से आप इसके ऊपर ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, ये वाले ड्रॉ करना शुरू करते हैं पॉइंट्स वगैरह। सो ये बेसिकली x-1 और z बन जाएगा, और यहाँ पर x z आपके पास जो भी आ रहे हैं। सो आप मतलब आप कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इस मैप में इशू ये होगा कि अब ये ईस्ट को कवर नहीं करेगा, तो आपको वेस्ट वेस्ट में वाली एक और साइड से बनाना भी पड़ेगा। सर। तो मतलब यस सर। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि मैनीफोल्ड्स की एग्जांपल्स होती क्या हैं और कौन कौन सी सर्फेसेस को मैनीफोल्ड कहा जा सकता है। सर y को 1 या 0 ले सकते हैं, हाँ, y को 1 या 0 ले सकते हैं, आपने -1 लिया। हाँ, आप जीरो भी ले सकते हैं, आप जीरो भी ले सकते हैं। मैं वन वाली मिसाल तो मैं आपको वैसे ही दिखा सकता हूँ। वन वाली मिसाल में ये होगा कि आपने यहाँ पर ये y इज इक्वल टू 1 है, और फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे इस वेस्ट वाले रीजन से। सो ये y इज इक्वल टू +1 है, और आप यहाँ पर मैपिंग कर लें, ये आपके पास x1 +1 z बन जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट्स x ये आ जाएगा, ये ले सकते हैं। जहाँ तक y इज इक्वल टू 0 का ताल्लुक है, वो फिर आपके पास ये चीज़ बनेगी, ये बनेगी। और इसमें फिर आप देख लें कि आपको आप यहाँ पर अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ये आ जाएंगे आप। लेकिन मसला ये कि ये अभी भी स्फीयर के अंदर ही है, स्फीयर के बाहर नहीं है। तो ये अब ये फिर कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के होंगे। और अगर आप ये ले रहे हैं, ये सारे के सारे, अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें, फिर तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इसी एक ईस्ट वाले रीजन के बनते जाएंगे। सो ये बेसिकली सेट नहीं होगा। और दूसरा ये चूंकि स्फीयर के अंदर से गुजर है, तो ये प्रोजेक्शन भी नहीं है। एक ये याद रखें, यहाँ पर हमने शुरू में बात की थी कि प्रोजेक्ट द स्फीयर ऑन टू अ प्लेन। हमने ये नहीं कहा था कि पास द प्लेन थ्रू द स्फीयर, ठीक है। सो लिहाजा आप ये y इज इक्वल टू 0 हम इसलिए नहीं कंसीडर कर सकते, अनलेस के आपने डिफाइन ही ऐसे किया हो कि अब ये वाला रीजन आपका, सो आपने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ कि ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0 पे आ रही है, सो देन डेफिनेटली यू कैन। लेकिन आप उसको उसके दरमियान में से नहीं गुजार सकते, वो प्रोजेक्शन नहीं होगी फिर। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब हमने मैनीफोल्ड्स की एग्जांपल्स तो बहुत देख ली, अब कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो मैनीफोल्ड की एग्जांपल्स ना हो। नॉन एग्जांपल्स, आई डोंट नो ये ठीक वर्ड है या नहीं है, पर नॉन एग्जांपल्स ऑफ मैनीफोल्ड्स। आपको 3-4 मिसालें आपको दिखाता हूँ ताकि हमें पता लग जाए कि भाई ये चीजें मैनीफोल्ड नहीं होती। सो सपोज करते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। ये मेरे पास R2 है, ये बेसिकली एक 2 डायमेंशनल सरफेस है। तो इसमें ना मैंने यहाँ पर कहीं पर एक पेंसिल रख दी है। ये एक शीट ऑफ पेपर है, शीट ऑफ पेपर में यहाँ पर एक पेंसिल रख रहा हूँ, बड़ी ही परफेक्टली 1 डायमेंशनल पेंसिल है, परफेक्टली। और ये 1 डायमेंशन लेने की एक रीजन थी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, आपने इस ये अब ये एक सिस्टम है, अब ये दो चीजें नहीं है, ये शीट और ये पेंसिल एक सिस्टम बना हुआ है। आपने इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट्स असाइन करने हैं। आप ये रीजन लेते हैं, ये एक ओपन सेट हमने ले लिया, इस सेट के ऊपर इस स्पेस पे, ये इसकी मैपिंग किस पे होगी, R1 पे या R2 पे? 1 पे सर। क्यों? ये सरफेस आपकी 2D है। सर 2 पे होगी। 2D सरफेस है तो 2D पे मैप करवाएंगे आप। जी सर। अच्छा, ये वाला रीजन ले लें, इसकी मैपिंग किस पे होगी? सर इसकी भी 2 पे ही होगी। इसकी
सर सेम। अच्छा, आप ये वाला रीजन ले लें, ये पेंसिल वाला रीजन, या ये सर ले लें। इसकी 1 पे होगी। इसकी 1 पे होगी। अब बढ़ गया मसला। आपने तो डायमेंशन ही सिस्टम की अचानक से चेंज कर दी है। आधी मैपिंग हो रही है R2 से R2 पे, और अब मैपिंग शुरू होगी R2 से R1 पे। जी सर। सो ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, डायमेंशनैलिटी सेम रहनी चाहिए। सो ये चूंकि मुमकिन नहीं है, तो लिहाजा ये मैनिफोल्ड नहीं है। लोकली हम ये बात जरूर करते हैं कि लोकली इट नीड्स टू लुक लाइक अ यूक्लिडियन स्पेस, but that Euclidean space must have the same dimension everywhere. ऐसे नहीं है कि आधे रीजन के अंदर उस यूक्लिडियन स्पेस की डायमेंशन 2 आ रही हो और आधे रीजन में 1 हो, या इवन के 99% सरफेस पे 2 आ रही हो और 1% सरफेस के ऊपर 1 आ रही हो, still that's not, that will not be manifold. डायमेंशनैलिटी यूक्लिडियन स्पेस की फिर पूरे रीजन पे सेम रहनी चाहिए, एवरीवेयर उसकी सेम आनी चाहिए, अगर वो लोकली भी। क्लियर? यस सर। अच्छा, एक और मिसाल ले लेते हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं, वो ये बनेगी कि आपके पास ये आपने ना एक कौन ले लिया है, बेयर विद माय ड्राइंग। ये एक पॉइंट है इस कौन पे। अच्छा, यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर कोई ले लें। ये तो इसकी मैपिंग किस पे हो रही है, इसकी मैपिंग किस पे हो रही है? सर कौन है? कितनी डायमेंशन है? एक कौन की सरफेस 2 डायमेंशनल होती है, सर R2 पे। तो R2 पे सर होगी। R2 पे होगी। अच्छा, और ये जो पॉइंट है P, इस ये जो पॉइंट, ये सिर्फ एक पॉइंट है। सो सर इसके लिए R1 इसको हम होगा। वर्टेक्स कह सकते हैं। इसकी मैपिंग असल में हो रही है, चूंकि ये 0 डायमेंशनल पॉइंट है, तो इसकी मैपिंग हो रही है R0 पे। इसकी कोई डायमेंशन नहीं, ये सिर्फ एक पॉइंट है। ये जी बेसिकली पॉइंट सर भी नहीं है, इसकी बस तो कोई इंटरसेक्शन कर डायमेंशन। रहे हैं। ये 2 लाइन जा रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। यस सर। सो आप यहाँ पे बाकी रीजन में R2 पे मैपिंग हो रही है और यहाँ पर R1 नॉट पे हो रही है, तो बेसिकली स्टिल दिस इज नॉट अ मैनिफोल्ड। इसकी एक एक्सट्रीमम एग्जांपल देख लें, जिस तरह आप लोग लाइट कौन बनाते होते हैं, सॉरी, 2 लाइट कॉन्स हैं कह लें, या 2 कॉन्स हैं, सिंपली वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये वाला रीजन है। अगेन इस रीजन के ऊपर फिर इट्स तो बेसिकली, कोई डायमेंशन नहीं होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉन्स हैं इंटरसेक्टिंग एट अ वर्टेक्स। सो अगेन यहाँ पर इस पूरे रीजन के अंदर मैपिंग R2 पे हो रही है, यहाँ पर मैपिंग R2 पे हो रही है, और यहाँ पर आके मैपिंग R0 पे होना शुरू होगी। सो दैट्स नॉट अ मैनीफोल्ड। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल ये देख लेते हैं कि अब उसको आपने मुझे बताना है कि वो मैनीफोल्ड होगी या नहीं होगी। तो ये काफी सारे ना पॉइंट पड़े हुए हैं, सॉरी, इसको जरा सेट सही से बनाते हैं। ये बस पॉइंट पड़े हुए हैं किसी, ये मिलके एक सरफेस बना रहे हैं। ये मैनीफोल्ड है या नहीं है? डिस्क्रीट पॉइंट्स है, कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स। जी, सर इनकी तो पहले डायमेंशन चेक करेंगे कि इनकी पॉइंट्स है, क्या चले 1 डायमेंशन है, डायमेंशन अगर कहने उस पर। पॉइंट्स है सिर्फ।
तो सर इनकी तो कोई डायमेंशन ही नहीं, अगर वन डायमेंशन है तो मैनीफोल्ड होंगे नहीं सर, ये पूछा आपने? हाँ, होंगे या नहीं सर ये होंगे? होंगे मैनिफोल्ड्स। अच्छा, लेकिन मैनिफोल्ड होने के लिए सिर्फ यही नहीं देखना होता कि ये सब पॉइंट्स है तो मैपिंग सबके लिए सेम हो सेम रही है या मैपिंग। नहीं हो रही, उसकी और भी कंडीशंस हैं। जी सर। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हम ओपन सेट कैसे ड्रॉ करेंगे? सर ये नहीं होगा मैनीफोल्ड। क्यों नहीं होगा? सर पहले हम ओपन सेट लेते हैं किसी स्पेस में सर, फिर इसके उसके ऊपर ओपन सेट क्यों कोऑर्डिनेट्स नहीं ड्रॉ ड्रॉ हो करते सकता? हैं। सर क्योंकि हमें इसके सर ओपन सेट तो ड्रॉ हो सकता है। अच्छा, ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर ओपन सेट कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ये है, ये एक पॉइंट है सिर्फ। सर हमें इसकी बाउंड्री ही नहीं पता। बाउंड्री तो चले खैर हमें पता है कि ये बस एक सर पॉइंट है, ओपन बाउंड्री तो सेट में तो ये सर सिर्फ एक बाउंड्री पॉइंट है। लेते नहीं है। क्या? ये असल में ये किसी भी रीजन का सिर्फ एक पॉइंट है। सो जो पॉइंट होता है वो तो ऑलरेडी एक क्लोज्ड सेट होता है। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सरफेस लेता हूँ, सरफेस पे 0 1 सर्फ 0 1 19 20 31। अब ये जो 31 है ये तो एक पॉइंट है, पॉइंट है ना। जिस तरह हमने यहाँ पर बात यस की थी कि ये जो पॉइंट है, ये सरफेस के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 0 या 2 पाई, ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट पे पॉइंट क्या होगा? पॉइंट तो हमेशा क्लोज होगा, यानी कि इसका जो सेट होगा, इसका जो भी सेट बनेगा वो क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। सर वो तो सर क्लोज्ड बनेगा। ये सेट सारे के सारे सर क्लोज लेकिन हमारी होंगे। तो कंडीशन ही है कि बेसिकली दिस, ओपन होना चाहिए। या तो बेसिकली दिस इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स या फिर पॉइंट्स। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ मैनिफोल्ड, क्योंकि ये तो हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन कोई नहीं कर रहा सेटिस्फाई, जो हमने चार्ट्स की पिछला पूरा लेक्चर लगा के बनाई थी एटलस वगैरह की। So that's why this is not a manifold. Okay, so now I'm gonna pause, stop recording, and we'll take more questions.